नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज JCERT जैक बोर्ड ने जो जारी किया है मॉडल सेट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मैट्रिक परीक्षा 2023 हेतु, उसमें मैं आप लोगों को आज लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कराऊंगा। इसके पहले मैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर हल सहित बतलाया हूं और वीडियो YouTube पे अपलोड मैं अपने चैनल पे कर दिया हूं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। इसमें से देखिए कुछ बातें आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आप लोग अधिक से अधिक अंक ला सके परीक्षा में। 20 नंबर तो आप लोग का सामाजिक विज्ञान में प्रैक्टिकल आंतरिक मूल्यांकन है और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप लोग 40 में 40 सही कर लेते हैं तो 90 से 95 अंक लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ में नंबर कटता नहीं है, तो मैंने अति लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले ही सॉल्व करके अपलोड कर दिया है YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें है 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। कितने? 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक है, मतलब आप लोगों को 7 में से कोई 5 प्रश्न ही बनाना है जिसका प्रत्येक जो है 3 अंक का प्रश्न है और 150 शब्दों में ही देना है। ठीक है, देखिए प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। तो इसमें से 2 प्रश्न चुनने का अवसर दिया है आप लोगों को। इसमें से 7 में से कोई 5 ही प्रश्न बनाना है और 150 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। आप लोगों को क्वेश्चन मिलने के पहले क्या है कि 15 मिनट पहले प्रश्न मिल जाता। आप लोग पहले हड़बड़ा नहीं, पहले उसको आसानी से पहले 5 प्रश्नों को पढ़ें और पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न पूरी तरह से कंठस्थ है, याद है, उन्हीं प्रश्नों को आप जवाब दें, उत्तर बनाएं। बाकी जो नहीं आता है उसको बाद में, क्योंकि परीक्षक जो है वह मूल्यांकन करता है। अगर वह आपकी लेखनी से, आपके उत्तर से आकर्षित हो जाए तो बाद में आपको अच्छे अंक भी देंगे। तो पहला जो प्रश्न का उत्तर लिखना है स्टार्टिंग में, वह 2-4 लाइन बहुत बढ़िया से सजा के लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, तर्क सहित एकदम लिखना है, कोटेशन भी लिखना है अगर बनता है तो। क्योंकि मैं भी एक परीक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कि सारे परीक्षक पूरी कॉपी को पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि लाखों लाख विद्यार्थी होते हैं। इसीलिए हो सकता है तो आप अंडरलाइन करके भी लिखें या तो दूसरे स्केच पॉइंट से पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। तो देखिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है 8वां नंबर, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। 9वां नंबर है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। 10वां नंबर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। 11 नंबर का प्रश्न है दबाव समूहों की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। 12 है श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। 13 है ऋण की शर्तों का उल्लेख करें और 14 नंबर है विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। तो हो सकता है कि अब 14 मार्च से परीक्षा है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए मॉडल सेट और जारी हो या नहीं भी हो। तो इन प्रश्नों को आप बढ़िया से देख ले, ये एक पैटर्न है, एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है, एक आदर्श है, ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार का इसी पैटर्न में आपको दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है, नहीं तो कम से कम 20 से 30% इस मॉडल सेट से भी प्रश्न पूछ सकता है। इसीलिए बढ़िया से आप लोग इसको याद कर ले। अब आइए हम लोग एक एक करके बढ़िया से इसको मैंने उत्तर बनाया है बहुत मेहनत करके, इसको आप देख लीजिए और इसमें अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित वीडियो आसानी से मिल सके। तो देखिए इसमें 8वां नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। उत्तर, तो असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके क्या है। पहला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। दूसरा है हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। तीसरा नंबर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी वस्तुओं या विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई।
चौथा नंबर है, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ गया। पांचवा नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वह पॉइंट वाइज नंबर दीजिएगा तो परीक्षक आपकी ओर आकर्षित होगा। बढ़िया से बना के लिखिएगा तो आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। 90 से 95% मार्क्स आ ही जाएंगे। या तो फिर आप स्केच बदल दीजिएगा, कलर पेन से लिखिएगा, या तो फिर लिखने के बाद क्या है कि यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे क्या है, पॉइंट में अंडरलाइन कर दीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित कारणों से बढ़ा। हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और उस समय भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। तो इंग्लैंड का जो बाजार था वह सैनिकों के वर्दी संबंधित सामान और युद्ध संबंधित सामानों को बनाने में व्यस्त था। ऐसे में रातों रात भारत के व्यापारियों के बाजार मिल गया और इस प्रकार भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। पहला नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। दूसरा नंबर है, ब्रिटेन के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ों की बजाय सैनिक और युद्ध संबंधित सामग्री के निर्माण में लग गए, जिसके चलते भारतीय उद्योगों को एक विशाल देसी बाजार मिल गया। तीसरा है, देसी बाजार मिलने के साथ साथ भारतीय उद्योगों को भी सरकार द्वारा सैनिकों के वर्दी, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े एवं खच्चर की जीन आदि बनाने का काम मिल गया, जिससे भारतीय उद्योग भी प्रगति कर गए। मतलब इन सभी कारणों से भारत में जो रातों रात भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। दसवां नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? अभी जो ये पूरा सोशल साइंस का है, मैंने अभी 8वां और 9वां जो बताया ये इतिहास से संबंधित प्रश्न था। अब 10वां नंबर ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? तो हम लोग जानते हैं नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनकी पुनः एक बार प्रयोग करने से दोबारा वह बन जाता है, और गैर नवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग किए तो दोबारा नहीं बन पाता है, वह खत्म हो जाता है। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जाता है तथा जिसकी पूर्ति प्रकृति द्वारा पुनः कर दी जाती है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे आदि। गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाता है तथा जिनकी समाप्ति व प्रकृति के द्वारा पूर्ति पुनः संभव नहीं होती है, ये गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब प्रश्न संख्या 11, ये राजनीतिक विज्ञान सिविक्स से संबंधित प्रश्न है। दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? इसका उत्तर है, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण ढंग से उपयोगी होती है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है, बशर्ते इसका अवसर सभी को प्राप्त हो। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के विरोध और प्रतिविरोध से सरकार को यह पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। जब कभी सरकार कुछ धनी व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आ जाती है तो दबाव समूह सरकार को इस अनुचित दबाव से मुक्त कराती है। इस प्रकार से दबाव समूह सरकार के कामकाज में उपयोगी सिद्ध होते हैं। दबाव समूहों की गतिविधियों से लोकतंत्र मजबूत होता है और आम जनता को अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। इसको आप लोग पॉइंट भी दे सकते हैं, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, या पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। 12 नंबर का प्रश्न भी सिविक्स से है कि श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि श्रीलंका के समाज में जातीय बनावट जो हम लोग जानते हैं कि सिहलियों और तमिलों का है। तो श्रीलंका के समाज में सबसे अधिक आबादी सिहलियों का जो कि 74% है, 74%। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह तमिलों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिल समुदाय भी 2 समूहों में बटा है, एक श्रीलंकाई तमिल और एक भारतीय मूल का तमिल। श्रीलंकाई मूल का तमिल और भारतीय मूल का तमिल। तमिल समुदाय में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका में ईसाइयों की कुल जनसंख्या का 7% है अनुपात। वे सिहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो है वह अर्थशास्त्र से है। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। 13 नंबर प्रश्न है, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। तो
तो ऋण की शर्तें निम्नलिखित प्रकार की होती है, ऐसे लिखना है बना के कि ऋण की शर्तें बैंक जो है सो वह ऋण की निम्नलिखित शर्तें रखती है। पहला है आवश्यक कागजात। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें जो भी उसका डॉक्यूमेंट है, चाहे होम लोन ले, चाहे कार लोन, व्हीकल लोन ले, है ना, मोटर लोन ले, तो उसको हमको कागजात देना पड़ता है। ऋण लेने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के आवश्यक कागजात बैंक में जमा करना पड़ता है। दूसरा है समर्थक ऋणाधार। कर्ज लेने वाला व्यक्ति उधारदाता को गारंटी देने के रूप में संपत्ति जमानत के रूप में तय करता है। तीसरा है ब्याज दर। ब्याज दर ऋण पर मासिक या वार्षिक ब्याज दर निश्चित की जाती है। अगर मासिक है तो उसी को कैलकुलेट करके सालाना लेती है, अगर सालाना है तो उसी को कैलकुलेट करके मंथली ब्याज दर बैंक लेती है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग स्केच पेन से या कलर पेन से जो है सो इसको मेन पॉइंट को हम लोग बना के लिख सकते हैं इसको, या तो फिर अगर नहीं एक ही पेन से लिखते हैं, एक ही कलर का पेन से, तो उसको अंडरलाइन भी हम लोग कर दे देंगे ताकि एग्जामिनर जो है परीक्षक है आपकी ओर आकर्षित हो जाए। कॉपी जांचने के लिए आप उसको आकर्षित कर दीजिए अपनी लेखनी से, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि लाखों में कॉपी आती है मैट्रिक परीक्षा में। या तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। चौथा है भुगतान के तरीके। देखिए ऐसे करके अगर आप एक ही कलर का पेन से लिखते हैं तो लिख के इसी से अंडरलाइन कर दीजिए ताकि परीक्षक की नज़र आपकी लेखनी पे पड़े। भुगतान कब कब करना है, एक मुश्त करना है या महीने महीने में करना है, यह तय किया जाता है। चौथा है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि दीर्घकालिक, जैसे उसका टेन्यूर जो अवधि होता है 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 4 साल के लिए, कब है ये होता है। ऋण कम समय का है या दीर्घकालिक, यह तय किया जाता है। और 14 नंबर प्रश्न है, ये भी इकोनॉमिक्स से है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखे। तो लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं। पहला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर उसके तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। दूसरा नंबर है विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों के अनुपालन पर नज़र रखता है। तीसरा है यह सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। हालांकि बोलता है यह सिर्फ विकासशील देशों के लिए काम करता है, विकसित देशों के लिए, और विकासशील देशों पे वह दबाव बनाता है कि जो ऋण अवरोधक है वह उसको हटा दे। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसी प्रकार से प्रश्न का उत्तर देंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में आपको ये वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।